प्रिय छात्रों, अब मैं आप लोगों के सामने मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट लेकर के आया हूँ। मतलब कि आप लोगों ने पॉलिटी या संविधान का पूरा एक तरीके से मैंने सिलेबस अपने चैनल पे कंप्लीट कर दिया हूँ। अब उसके बाद आपका जो नया टॉपिक लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूँ वो है आपका आधुनिक इतिहास। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि तीनों इतिहास में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो वो मॉडर्न हिस्ट्री से पुटअप होते हैं। और उसी मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट में मैंने आपको शुरू में कुछ वीडियो अपलोड कर दिया हूँ और उसमें वीडियो में आपका यूरोपियों का भारत में आगमन, जैसे कि कुछ लोग मेन रूप से अगर देखा जाए तो आधुनिक इतिहास की जो स्टार्टिंग होती है वो 1857 ईस्वी से होती है। लेकिन 1857 ईस्वी के पहले में भी आपकी एग्ज़ाम्स में या परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका पहला यूरोपियों का आगमन, और ये यूरोपियों का आगमन किस किस क्रम में हुआ और किस तरीके से ये भारत में आए और आने के बाद अपने व्यापार को स्थापित किए। और इसका भी एक तरीके से पूरा फुल वीडियो PDADF के नाम से, यानी कि P से प यानी कि पुर्तगाली, D से ड यानी कि डच, A से अ यानी अंग्रेज, D से ड यानी कि डेनिश और F से फ यानी कि फ्रांसीसी। और ये 5 यूरोपीय जातियों का भारत में आगमन हुआ, जिसका डिटेल मैंने अपने चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया हूँ। उसके बाद आपका जो दूसरा चैप्टर आ जाता है या जो दूसरा टॉपिक आ जाता है वो है आपका गवर्नर जनरल। चूँकि इन 5 यूरोपीय जातियों में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली अंग्रेज़ हुए और इन अंग्रेज़ों ने भारत पर अपनी सत्ता स्थापित किया, और इसी गवर्नर जनरल या फिर वायसराय का भी टॉपिक हमने आप लोगों के सामने प्रोवाइड करा दिया हूँ। अब उसमें जैसा कि पिछला वीडियो में हमने लॉर्ड मेयो तक के लॉर्ड मेयो जो गवर्नर जनरल था उसके शासनकाल में जो भी प्रमुख कार्य हुए वहाँ तक हमने आप लोगों को व्याख्या के रूप में प्रस्तुत कर दिया हूँ। अब जो अगला हम लोगों के सामने वायसराय या गवर्नर जनरल आता है वो है आपका लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन, तो आप लोग हेडिंग बना सकते हैं लॉर्ड लीटन। और ये जो लॉर्ड लीटन है, इस लॉर्ड लीटन का शासनकाल 1876 से लेकर के आपका 1880 तक है। 1876 से 1880, मतलब ये 4 वर्षों तक अपने पद पर बना रहा। और इस 4 वर्षों के दौरान इसके द्वारा प्रमुख कार्य कौन कौन सा किया गया, तो इसमें जान लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट बनता है कि किस वायसराय को ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। तो ये जो आपका लॉर्ड लीटन है, इसी लॉर्ड लीटन को ओवन मेरेडिथ के नाम से भी जाना जाता है। अब आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन ये उठ सकता है कि या आप लोगों के दिमाग में ये आ सकता है कि ओवन मेरेडिथ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो आपका लॉर्ड लीटन था एक बहुत अच्छा कवि एवं उपन्यासकार था। कवि एवं उपन्यासकार। अब जब ये कवि एवं उपन्यासकार था तो ये ओवन मेरेडिथ के नाम से कविताएं या उपन्यास लिखा करता था। इसी कारण से इसका उपनाम क्या पड़ गया, ओवन मेरेडिथ। तो कवि एवं उपन्यासकार, और रीज़न क्या था और किस नाम से कविता लिखता था, तो ओवन मेरेडिथ। इसी कारण से इसे किस नाम से जाना जाता है, तो ओवन मेरेडिथ के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो लॉर्ड लीटन था, इसी लॉर्ड लीटन का दामाद हुआ करता था एडविन लुटियंस। और ये एडविन लुटियंस के संबंध में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ देता है कि एडविन लुटियंस जो था ये लॉर्ड लीटन का दामाद हुआ करता था। और इसी लुटियंस के संबंध में क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछता है कि नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारत की जो प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी वो आपका कलकत्ता हुआ करती थी। और जो प्रारंभिक राजधानी कलकत्ता थी, उसी कलकत्ता को 1911 में आपका दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। और उसी दिल्ली दरबार के आयोजन के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन की महारानी मेरी और ब्रिटेन के सम्राट हुआ करते थे जॉर्ज पंचम। और उसी जॉर्ज पंचम के द्वारा ये घोषणा की गई कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाए। और जब इस तरीके का उन्होंने 1911 में इस तरीके की घोषणा किया, तब जाकर के नई दिल्ली मतलब कलकत्ता से दिल्ली जो विधिवत स्थानांतरण हुआ था
1912 में हुआ था। और जब 1912 में इसका विधिवत स्थानांतरण हुआ, उसके पहले इसी एडविन लुटियंस के द्वारा नई दिल्ली का पूरा आर्किटेक्ट तैयार किया गया। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो नई दिल्ली का वास्तुकार हुआ करता था आपका एडविन लुटियंस, और इसी एडविन लुटियंस ने पूरे नई दिल्ली का नक्शा सेटअप किया था, जिसमें कि आपका राष्ट्रपति भवन कहाँ होगा, इंडिया गेट कहाँ होगा, फिर उसके बाद से आपका संसद भवन कौन होगा। तो ये सारी चीज़ों का डिज़ाइन जो है एडविन लुटियंस, इसी लीटन के दामाद एडविन लुटियंस के द्वारा बनाया गया। अब आते हैं अगला पॉइंट्स। तो पहले पॉइंट्स में ये हो गया कि कवि एवं उपन्यासकार था, और इसका दामाद कौन था ये भी अगर नोट करना चाहें तो दामाद में आपका एडविन लुटियंस। और इसी एडविन लुटियंस के संबंध में जो भी क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में आता है, मैंने लेक्चर के रूप में आपको दे दिया, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा एडविन लुटियंस के संबंध में। उसके बाद अगला आता है इसका ईयर वाइज, आप लोग देखते जाइए, 1877 ईस्वी। और इसी 1877 ईस्वी में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। तो 1877 में क्या हुआ? प्रथम दिल्ली दरबार। और ये जो प्रथम दिल्ली दरबार हुआ था, ये किस सन में हुआ था? तो 1877 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड लीटन के शासनकाल में हुआ। और जिस तरीके से आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली दरबार का आयोजन अब तक कुल मिलाकर के 3 बार, अब तक नहीं कह सकते, आधुनिक इतिहास में कह सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में दिल्ली दरबार का आयोजन 3 बार किया गया था, जिसमें प्रथम दिल्ली दरबार आपका 1877 हो गया, द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में, और जो तीसरी दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था वो आपका 1911 में। और इसी 1911 के संबंध में जब लुटियंस हम बता रहे थे तो उसके 1911 के बारे में हमने आपको बताया है। तो प्रथम दिल्ली दरबार लॉर्ड लीटन के शासनकाल में हुआ, और जब लॉर्ड लीटन के शासनकाल में हुआ तो इसी दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को उपाधि प्रदान की गई थी। प्रथम दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी, महारानी विक्टोरिया। और इसी महारानी विक्टोरिया को उपाधि प्रदान की गई, और वो उपाधि कौन सी थी? तो ये उपाधि थी आपका कैसर ए हिंद। ये जो आप इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए कि यही जो लॉर्ड लीटन था, इसी लॉर्ड लीटन के द्वारा 1876 ईस्वी में, 77 से पहले आपका एक हो जाता 1876। हालांकि ये क्वेश्चन आपके वनडे के एग्जाम्स में नहीं आते हैं, आपका हाई लेवल्स के एग्ज़ाम जो होते हैं IAS PCS, उसमें ये होता है कि क्वेश्चन ये पूछ देता है कि रॉयल टाइटिल अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया? तो रॉयल टाइटल अधिनियम जो है वो लॉर्ड लीटन के द्वारा पारित किया गया। और इसी टाइटिल का मतलब क्या होता है? उपाधि। टाइटिल की हिंदी क्या होती है? उपाधि। तो इस तरीके से लॉर्ड लीटन ने 1877 से पहले 1876 में रॉयल टाइटल एक्ट पारित किया, और इसी टाइटल एक्ट के अंतर्गत लोगों को उपाधियां प्रदान की जाने लगी। और इसी रॉयल टाइटल एक्ट के अंतर्गत जब आपका प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ तो इसमें महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि महात्मा गांधी को भी कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। जब ये महात्मा गांधी आपके दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 22 वर्षों के पश्चात, तो उसी 22 वर्ष के पश्चात आने के पश्चात जब ये 1915 में भारत आए तो उस समय ब्रिटिश सरकार जो थी वो प्रथम विश्व युद्ध में फंसी हुई थी। और जब प्रथम विश्व युद्ध में फंसी हुई थी तो महात्मा गांधी ने लोगों को प्रोत्साहित किया, नवयुवकों को प्रोत्साहित किया सेना में भर्ती होने के लिए। और इसी प्रोत्साहन को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान किया, और उसी गांधी को भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा गया। तो महारानी विक्टोरिया प्रथम दिल्ली दरबार में आई और इनको कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। उसके बाद अब अगला ईयर जो आपका आ जाता है वो है आपका 1878 ईस्वी। और ये जो 1878 ईस्वी में इसके द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। वर्नाक्यूलर
प्रेस एक्ट लागू किया गया। एक्ट लागू। अब ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट होता क्या था, तो इसके बारे में भी जान लीजिए। तो ये वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट था, जितने भी भारतीय भाषा में समाचार पत्र छपते थे, उन सभी भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब अब कोई भी इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी भारतीय भाषा में अखबार नहीं छपेगा। जब इस तरीके का इसने एक्ट को लागू किया तो एक तरीके से ये इसे गैंगिंग एक्ट के नाम से भी जाना गया। इसको किस नाम से जाना गया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को गैंगिंग एक्ट। ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आ चुका है। गैंगिंग एक्ट के नाम से जाना गया। तो 1878 में इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया, जिसका आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इस एक्ट का उद्देश्य क्या था। तो भारतीय भाषा में जो भी समाचार पत्र छपते थे उन पर रोक लगा दिया गया। इसी 1878 ईस्वी में इसने शस्त्र अधिनियम भी लागू किया। शस्त्र अधिनियम, शस्त्र अधिनियम लागू। और जब इसने शस्त्र अधिनियम लागू किया तो इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति के पास कोई भी हथियार या शस्त्र हुआ करता था, उसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया था। अगर कोई व्यक्ति जिसके पास शस्त्र है या हथियार है और अगर वो लाइसेंस नहीं ग्रहण करता था तो उसको 7 वर्ष का कारावास प्रदान किया जाता था। तो इस अधिनियम के अंतर्गत आपका कारावास की अवधि क्या थी? तो कारावास की अवधि हुआ करती थी 7 वर्ष। 7 वर्ष। अब उसके बाद से आपका जो अगला है वो अगला ईयर आ जाता है 1878 में ही आपके इसके कई काम होते हैं। और 1878 में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध। और ये जो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, ये कब से कब तक चला था? तो ये आपका 1878 से लेकर के 80 तक चला था। 1878 से लेकर के 80 तक। और ये जो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ, इसका समापन किस संधि के तहत हुआ था? तो इसका जो अंत हुआ, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, और इसका अंत जो हुआ वो 1880 ईस्वी में गंडमक की संधि के परिणाम स्वरूप हुआ था। गंडमक की संधि। और इसी गंडमक की संधि के परिणाम स्वरूप द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो है उसके समाप्ति की घोषणा की गई। इस लॉर्ड लीटन के द्वारा जो लिखी गई प्रमुख पुस्तक है, तो उस पुस्तक का भी नाम जान लीजिए। और ये जो 2 पुस्तकें इसके द्वारा लिखी गई थीं, और वो 2 पुस्तकें इसकी कौन कौन सी थीं? तो इसका है नो लाइफ एंड मूवमेंट, नो लाइफ ऑफ मूवमेंट, नो लाइफ ऑफ मूवमेंट इन वैली इंडिया, इन वैली ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। ये इनकी पहली पुस्तक है। और ये पुस्तक आपका है नो लाइफ एंड, यहाँ ऑफ की जगह क्या होगा? नो लाइफ एंड मूवमेंट इन वैली ऑफ इंडिया। और इनकी जो दूसरी पुस्तक है वो है द लास्ट टेम्पेस्ट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में आ चुका है। इस पुस्तक का नाम द लास्ट टेम्पेस्ट ऑफ इंडिया, द लास्ट टेम्पेस्ट ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से लॉर्ड लीटन के द्वारा ये 2 पुस्तकें लिखी गई। अब एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने इसको रिवाइज कर दे रहा हूं ताकि आप दोबारा फिर से इसको रिफ्रेश हो लें। अब जैसे कि लॉर्ड लीटन है, तो लॉर्ड लीटन गद्दी पर कब बैठा या भारत का वायसराय कब बना? तो ये 1876 ईस्वी में भारत का वायसराय बना, जिसका कार्यकाल 4 वर्षों का था। अब जब ये वायसराय बना तो इसके द्वारा जो प्रमुख कार्य किए गए, चूंकि ये जो लॉर्ड लीटन था ये एक कवि एवं उपन्यासकार था। और जब कवि एवं उपन्यासकार था तो ये किस नाम से कविताएं लिखता था? तो ओवन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था। इस कारण से इसे ओवन मेरेडिथ के नाम से भी जाना जाता है। और लीटन का दामाद कौन हुआ करता था? तो एडविन लुटियंस। और इसी एडविन लुटियंस को नई दिल्ली का वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। इसके द्वारा मतलब इसके शासनकाल में, लॉर्ड लीटन के शासनकाल में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में हुआ। और इसके पहले हमने बताया था कि 1876 ईस्वी में
इसने रॉयल टाइटिल अधिनियम पारित किया था और उसी रॉयल टाइटिल अधिनियम 1876 के तहत लोगों को उपाधियां प्रदान की जाने लगी। अब जब 76 में रॉयल टाइटल अधिनियम पारित किया तो 77 में इसके द्वारा इसके शासनकाल में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें भाग लेने ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया आई और इसी महारानी विक्टोरिया को प्रथम कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। उसके बाद से इसने 1878 ईस्वी में कई महत्वपूर्ण कार्य किया, जिसमें पहला था आपका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो एक तरीके से ये भारतीयों के लिए ब्रजपात की संज्ञा दी गई थी। इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने यही कहा था इस एक्ट को आने के बाद कि यह एक तरीके से आकाशीय ब्रजपात है, मतलब भारतीयों को एक तरीके से टोटली क्या कर दिया गया, बांध दिया गया। भारतीय जो थे वो जो भी अपनी पत्र पत्रिकाएं या मैगजीन वगैरह छापा करते थे या अखबार छापा करते थे, तो उनकी विचारों को वो अपने विचारों को व्यक्त करते थे या अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम हुआ करता था। लेकिन जब ये प्रेस एक्ट आ गया तो एक तरीके से इसी प्रेस एक्ट के अंतर्गत आपका भारतीय भाषा में जो भी समाचार पत्र छपते थे उन सभी समाचार पत्रों पर रोक लगा दी गई और इस अधिनियम को गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है। और अभी हमने बताया कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस एक्ट को आकाशीय ब्रजपात के नाम से संबोधित किया था। उसके बाद से इसी 1878 ईस्वी में इसके द्वारा शस्त्र अधिनियम लागू किया गया और इस शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत अगर किसी भारतीय के पास लाइसेंस नहीं होता था तो उस कंडीशन में उसे 7 वर्ष का कारावास प्रदान किया जाता था। इसके बाद से इसी 1878 ईस्वी में इसके शासनकाल में लॉर्ड लीटन के शासनकाल में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ, 1878 से 80 तक चला था और इस युद्ध के समाप्ति या अंत की घोषणा 1880 में की गई कि संधि के परिणाम स्वरूप, तो गंडमक की संधि के परिणाम स्वरूप। उसके बाद से इस लॉर्ड लीटन के द्वारा लिखी गई 2 प्रमुख पुस्तक आपका है नो लाइफ एंड मूवमेंट इन वैली ऑफ इंडिया और दूसरी पुस्तक है द लास्ट टेम्पेस्ट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो इस तरीके से आज लॉर्ड लीटन के संबंध में व्याख्या हो गई। अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लॉर्ड रिपन के संबंध में टॉपिक लेकर के आऊँगा और उसी लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक भी कहा जाता है और इसी लॉर्ड रिपन के शासनकाल को आधुनिक इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और ये मैं बताऊंगा अगले वीडियो में कि लॉर्ड रिपन के काल को ही आधुनिक इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।